हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो भी एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट उससे क्वेश्चंस या उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यानी उस योजना का प्रारंभ कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, क्या उसकी पात्रता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इस क्लास के अंदर अपने देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने योजनाओं की 2 क्लास ले रखी है, जिसके अंदर आपको कई इंपॉर्टेंट योजनाएँ करवाई गई है, जो भी आपके महिला पर्यवेक्षक की जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अंदर नो डाउट बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। उसी से रिलेटेड आज अपनी एक इम्पोर्टेंट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर भी जो भी अब नए प्रावधान हुए हैं या नई चीज़ें जो भी ऐड ऑन की गई है, उससे रिलेटेड अपनी क्लास होगी। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर करना, जो भी क्लासेस को आगे देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 1 जून 2016 को किया गया था। उस वक़्त क्या था कि बालिका के जन्म पर 50,000 रुपए की एक प्रोत्साहन राशि या एक तरह से जो भी है सहायता राशि दी जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जितनी भी सरकारें चेंज हुई, तो बालिकाओं के प्रति समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच लाने के लिए, उसके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, उसकी शिक्षा से संबंधित समय-समय पर इनमें बदलाव होते रहे। तो उस तरह ही लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2024 को किया गया था। तो अब हम मेनली क्वेश्चंस अब लाडो प्रोत्साहन योजना से आते हैं। तो इसका शुभारंभ 1 अगस्त 2024 को किया गया था। उस वक्त इसके अंदर राशि रखी गई थी 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन वाली राशि थी बालिका के जन्मोत्सव पे। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट हुए और अब इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अब आपको याद रखना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2024 को हुआ था और इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि इस योजना के मेनली उद्देश्य क्या थे, यानी क्यों शुभारंभ इस योजना का किया गया। तो इसके अंदर शुभारंभ था कि बालिका के प्रति समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास हो और बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना इसका प्रथम उद्देश्य था। द्वितीय उद्देश्य इसका था कि बालिका के पालन पोषण के लिए, उसकी शिक्षा के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए जो भी समाज के अंदर या परिवार के अंदर जो लिंग भेद है, उनको रोकना और बालिका को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले और मातृ मृत्यु दर के अंदर कमी आए। और चौथा इसके अंदर अपन मान सकते हैं कि बालिका की जो शिशु मृत्यु दर है, उसके अंदर कमी आए और लिंगानुपात के अंदर सुधार हो। उसके बाद में है कि बालिकाओं का विद्यालय के अंदर नामांकन बढ़े और उनका एक ठहराव सुनिश्चित हो, क्योंकि इस योजना की जो किस्तें हैं उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि उसके अंदर कैसे शिक्षा के अंदर भी प्रावधान किए गए हैं, संस्थागत प्रसव को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, वो सब चीजें अपने इसके अंदर जानेंगे। और उसके बाद में लास्ट इसका उद्देश्य माना जाता है कि बालिका की जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसको सुनिश्चित किया जाए और बाल विवाह के अंदर एक कमी है। क्योंकि अगर बालिका हायर एजुकेशन लेगी तो उसको अपने अधिकारों के बारे में पता लगेगा, पढ़ाई के अंदर उसका फोकस बढ़ेगा, तो परिवार के अंदर बाल विवाह की जो भी प्रथाएं, कुप्रथा चल रही है, उसके अंदर भी एक कमी आएगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मेनली कि इसकी पात्रता क्या है। इसकी प्रथम पात्रता ये है कि वह जो भी प्रसूता है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। राजस्थान से बाहर से आकर कोई यहाँ पर अगर लेबर काम कर रही है, किसी तरह भी कोई भी यहाँ का रेजिडेंस उसके पास नहीं है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, या वो महिला इस योजना के लाभार्थी के अंदर नहीं गिनी जाएगी। यानी तो पहला इसका आ गया कि वह राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरा इसकी पात्रता है कि जो भी राज्य के चिकित्सा संस्थान है, यानी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो भी जननी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें जन्म लेने वाली बच्चियां ही इसकी लाभार्थी गिनी जाएंगी। यानी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जिस बच्चे का जन्म हुआ है या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो रजिस्टर्ड है जननी सुरक्षा योजना के तहत, उस हॉस्पिटल के अंदर जन्म लेने वाली ही बच्ची इसके अंदर लाभार्थी के अंदर गिनी जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि योजना का विवरण। अब इस योजना का जो भी एक बायोडाटा है वो क्या है कि इसके अंदर बालिका के जन्म पर अब 1.5 लाख रुपए और एक संकल्प पत्र दिया जाता है। और इसके अंदर यह भुगतान है, जो संपूर्ण भुगतान है, ये पूरा 7 किस्तों के अंदर डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। और इसकी पिछली जो भी 6 किस्तें हैं वो बालिका के अभिभावक या माता पिता के खाते में आती है। और सातवीं किस्त है जब बालिका मैच्योर हो जाती है या अडल्ट हो जाती है, वयस्क हो जाती है, तब उसके समय के खाते के अंदर 7वीं किस्त आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं
कि जो भी पहले राष्ट्रीय योजना चल रही थी उसको अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर ही समाहित कर दिया गया है। यानी राष्ट्रीय योजना की जो भी पेंडिंग किस्तें पड़ी है या जो भी बच्ची अभी 18 साल या 21 साल की नहीं है तो उसको आगे लाडो प्रोत्साहन योजना की जो किस्तें हैं वो मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो 7 किस्तें हैं वो किस प्रकार मिलती है या कब-कब मिलती है। तो सबसे पहली है कि पात्र चिकित्सा संस्थान के अंदर बालिका का जन्म होते ही यानी या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या जो भी जननी सुरक्षा योजना के अंदर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसके अंदर जन्म होते ही बच्ची को 2500 रुपए की राशि उसके खाते के अंदर यानी सॉरी उसके नहीं उसके माता या पिता के खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। यह होगी उसकी पहली किस्त। दूसरी किस्त जब बालिका की आयु 1 वर्ष की हो जाती है और उसके समस्त टीकाकरण हो जाते हैं यानी उसके जितने भी टीके हैं वो 1 साल की आयु के अंदर उसके अंदर लग जाते हैं तब दूसरी उसकी किस्त 2500 रुपए की उसके खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। यह दोनों किस्तें ही चिकित्सा विभाग के द्वारा दी जाती है और आगामी जो भी 5 किस्तें यानी टोटल 7 किस्तें हैं, 7 किस्त के अंदर 2 किस्तें चिकित्सा विभाग के द्वारा और आगे की 5 किस्तें हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। 2 किस्तों के बाद में तीसरी किस्त है कि या तो वो बच्ची जब स्कूल के एडमिशन लेगी स्कूल के अंदर तो उसके अंदर या तो वह किसी सरकारी सॉरी या तो वो किसी सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन लेती है या जो भी राज्य सरकार ने जिस स्कूल को मान्यता प्रदान कर रखी है प्राइवेट स्कूल के अंदर भी एडमिशन लेने वाली पहली कक्षा के अंदर एडमिशन लेने वाली बच्ची के खाते में 4000 रुपए की राशि स्थानांतरित की जाती है। यानी उसको तीसरी किस्त कब मिलती है जब वो पहली कक्षा के अंदर प्रवेश करती है फिर भले ही वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। उसके बाद में उसके आ जाती है चौथी किस्त। चौथी किस्त वो जब छठी कक्षा के अंदर प्रवेश लेती है तो उसके 5000 रुपए की किस्त उसके खाते के अंदर स्थानांतरित की जाती है। इसके अंदर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर प्रवेश लिखा है ना कि पास लिखा है। इसके अंदर ये भी अमेंड सुधार किया गया था। पहले इसके अंदर उत्तीर्ण करने पर था लेकिन अब इसके अंदर कक्षा में प्रवेश करने पर है। तो इस चीज को आप जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आए तो बहुत अच्छे से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवी किस्त। पांचवी किस्त जब वह बच्ची 10वीं कक्षा के अंदर एडमिशन लेती है तो उसके खाते के अंदर 11,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद में जब वह 12वीं कक्षा के अंदर प्रवेश लेती है तो 25,000 रुपए की राशि है जो उसके खाते के अंदर यानी जब तक 12 कक्षा तक तो उसकी जो भी राशि है वो उनके माता पिता के खाते के अंदर ही आती है। तो 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर उस बच्ची के पिता या माता के खाते में 25,000 रुपए की राशि स्थानांतरित कर दी जाती है। इस तरह 50 टुकड़ों के अंदर यानी 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपए की राशि उनके खाते के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। अब मेनली है कि 7वीं किस्त या सबसे बड़ी किस्त है जब वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है और स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी पीछे की सभी किस्तों के अंदर उसका एडमिशन पे था लेकिन ग्रेजुएशन या 7वीं किस्त है वो स्नातक उत्तीर्ण कर लेने पर यानी उसकी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगी और वो 21 वर्ष की हो जाएगी तब यह बालिका के समय के खाते में 1 लाख रुपए एक मुश्त रूप से उसके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 1 लाख रुपए की राशि एक साथ उसके खाते के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके बाद में हम ये तो होगी मेनली आपकी 7 किस्तें यानी पहली किस्त जब वो बच्ची का जन्म होता है, दूसरी किस्त उसके खाते में तब मिलती है जब वो 1 वर्ष की हो जाती है और उसके टीकाकरण कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरी किस्त उसका पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपए, उसके बाद में छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपए, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपए और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 रुपए। ऐसे करके ये 50,000 रुपए हो गए। उसके बाद में जब वो स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तब उसके खाते में 1 लाख रुपए स्थानांतरित किए जाएंगे। अब इसके अंदर है कि प्रथम जो 2 किस्तें जो भी उनको चिकित्सा विभाग की तरह से मिलती है इसमें किसी भी तरह का उस बच्ची को या उसके माता पिता को कोई अलग तरह से कोई आवेदन करना नहीं पड़ता है। उसका जिस हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती है वहीं से उसकी युक्त तरीकों से उसका जो भी है पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि जो भी ये 2 किस्तें जब इनको मिल जाती है तो तीसरी किस्त का लाभ लेने के लिए भी या आगे की जो भी किस्तें हैं उनका लाभ लेने के लिए भी उन्हीं को किसी तरह की कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या कोई आवेदन नहीं करना पड़ेगा और ना ही इन पर किसी तरह का कोई मतलब बालिका की संतान की संख्या का कोई बंधन है यानी कितनी भी बच्ची हो उनको वो लाभ मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है कि एक तो वो है महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, उसका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण उससे लिए जाता है और उससे जन आधार ये दस्तावेज उससे लिए जाते हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि योजना का भविष्य के अंदर यानी चिकित्सा विभाग के बाद में जब वो स्कूल के एडमिशन लेगी आगे, तो एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी पीसीटीएस आईडी मिल जाती है, जिससे वो आगे अपने आवेदन को ट्रैक करवा सकती है। यानी उसके आवेदन के अंदर अगर किस्तों का भुगतान नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पर उसके अंदर जो समस्या आ रही है, तो उस यूनिक आईडी के द्वारा वो चेक कर सकती है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो भी चिकित्सा विभाग के द्वारा जो आवेदन किया जाता है या जो भी होता है, वो ओजस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी भुगतान किया जाता है, यानी चिकित्सा विभाग के ओजस पोर्टल के माध्यम से 2 किस्तों का भुगतान किया जाता है। इसका मेनली जो भी अब आगे बात करते हैं, इसका सुपरविज़न कैसे होता है और इसका जो योजना का प्रशासनिक विभाग है, जो निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग होगा, यह इसका और इसके द्वारा इसका जो भी जिले स्तर पर जिला टास्क फोर्स बनी हुई है, उसमें 3 माह के अंदर जिला कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता महोदय या महोदया जो भी जिला कलेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक 3 महीनों के अंदर एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर इसको मतलब जो भी अभी तक किस्तें भुगतान की गई है या इसके अंदर जो भी कमियाँ हैं, जो भी सुधार है, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। और इस तरह अपनी ये लाडो प्रोत्साहन योजना पूरी मैंने आपको ब्रीफ कर दी है और अगर इससे संबंधित भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये अपनी आज योजना से संबंधित तीसरी क्लास थी। आगे कुछ भी योजनाएँ और बची हुई है, इम्पोर्टेंट योजनाएँ, वो भी मैं आपको करवा दूँगी और आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू।